सबसे पहले हमें पढ़ना है किसको, ये जो लिखा है ना टेस्टिकल, इस टेस्टिकल का मतलब पता है क्या है? टेस्टिकल का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वृषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बोलो? वृषण की। कितनी जोड़ी वृषण होते हैं? एक जोड़ी। कितनी जोड़ी वृषण? एक जोड़ी। बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर? बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर। और बॉडी से बाहर क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। किसके लिए? शुक्राणु निर्माण के लिए। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। लेकिन शुक्राणुओं का निर्माण करने के टेम्परेचर कितनी आवश्यकता है? हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यानी कि लगभग 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए। यही कारण है कि हमारे जो वृषण होते हैं ये बॉडी से बाहर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री है और बाहर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है, इसीलिए बॉडी से बाहर पाए जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरा वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है? स्क्रोटम। स्क्रोटल सेक या स्क्रोटम, स्क्रोटम का मतलब होता है वृषण कोष, एक थैलेनुमा संरचना, ठीक है ना, जिसमें वृषण सुरक्षित रहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो उसे स्क्रोटम कहते हैं। ये क्या करता है? इसको एक मतलब रखने के लिए एक जगह देने का काम करता है। और जो अंडाकार संरचना है उसको अपने क्या बोलते हैं? टेस्टिकल अर्थात वृषण बोलते हैं। ठीक है ना। यही मुख्य नर जनन अंग होता है। और इसी वृषण से कुछ सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं, जिनको अपने बोलते हैं वैस एफ्रेंसिया। नाम बोले? वैस एफ्रेंसिया बोले। ये वैस एफ्रेंसिया जब आपस में एक जाल बनाकर संयुक्त हो जाती हैं तो उसे अपने बोलते हैं वृषण जालक। नाम बोले? और वृषण जालक से निकलने वाली एक मोटी कुंडलित संरचना जो वृषण के ऊपर की तरफ दिखाई देती है उसी को बोला जाता है अधिवृषण। बोलो क्या बोला जाता है? अधिवृषण। अधि का मतलब क्या है? ऊपर। किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। तो वृषण के ऊपर मोटी और कुंडलित संरचना क्या कहलाती है? अधिवृषण। अधिवृषण को हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं हिंदी नाम साथ साथ में लिख रहा हूं ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। ठीक है ना। अधिवृषण मैं साथ में इधर शॉर्ट में सारी चीजें समझा दूंगा, तो ये पॉइंट वहां पर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही यहां से, अब अधिवृषण से देखो, ये अधिवृषण यहां से लेकर यहां तक है, और इसके बाद में देखो यहां से एक नलिका रूपी संरचना निकल रही है, दिखाई दे रही है सबको? इसी नलिका रूपी संरचना को बोलते हैं वैस डिफरेंस। बोलो। अब वैस डिफरेंस का मतलब होता है शुक्रवाहिनी। क्या होता है बोलो? शुक्रवाहिनी। तो मैं शुक्रवाहिनी शब्द यहां पर मैनेज कर देता हूं। शुक्रवाहिनी शब्द से आप समझ रहे होंगे कि शुक्राणुओं को ले जाने वाली नलिका रूपी संरचना। नाम से तो ही पता चल रहा है ना, तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्यूबिक बोन। आपको याद होगा कंकाल तंत्र टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है, पेल्विक गर्डल, एक बार नाम बोले। पेल्विक गर्डल समझ के किसकी बात हो रही है? कूल्हे की हड्डियां जो होती हैं उनको पेल्विक गर्डल बोला जाता है। और पेल्विक गर्डल का सबसे जो नीचे का पार्ट होता है उससे बोला जाता है प्यूबिक बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन। और प्यूबिक बोन जो होती है वो हमारे अपने जो पेनिस है उसके जस्ट ऊपर की तरफ होती है। ठीक है ना। अगर आप हमारे यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर के भाग को यहां से टच करेंगे तो आपको अत्यंत ही दृढ़ मजबूत हड्डी के समान स्ट्रक्चर महसूस होगी। बस उसी संरचना को अपने क्या बोलते हैं? प्यूबिक बोन। यह प्यूबिक बोन न कि नर में होती है बल्कि मादा में भी होती है, क्योंकि हड्डी हड्डी तो दोनों में समान रूप से होती है ना, बताओ। तो प्यूबिक बोन नर में भी होती है और प्यूबिक बोन मादा में भी होती है, समझ लो ना। और यह हमारे नर जननांग के ऊपर का हिस्सा है। कहां का हिस्सा बताओ? नर जननांग के ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है ना। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। तो एक हड्डी की बात आ रही है यहाँ, दूसरा कोई नहीं है। ये ब्लैडर का मतलब क्या है? मूत्राशय की चर्चा हो रही है। किसकी? बोलो। मूत्राशय। ये मूत्राशय है, इसके बारे में अपने को चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो हमारे सामने एक वर्ड आ गया, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का मतलब है, हम बात कर रहे हैं शुक्राशय की। बोलो किसकी? शुक्राणु बने कहां पर? वृषण में। बाहर निकलकर कहां गए? अधिवृषण में। परिपक्वन कहां हुआ? अधिवृषण में। अधिवृषण से कहां चले गए? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां चले गए? शुक्राशय में। एक बार नाम बोलो, फिर से बोलो। अब शुक्राशय शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि शुक्राणुओं को आशय, शुक्राणुओं का आशय, शुक्राणुओं को रहने की जगह, शुक्राणुओं के रहने की जगह है शुक्राशय। यहां जाते ही इस शुक्राशय से कुछ द्रव पदार्थ स्रावित होता है। द्रव पदार्थ यानी कि लिक्विड स्रावित होता है। वह लिक्विड क्या करता है? इन शुक्राणुओं को अपने अंदर घोल लेता है। बस उसी को अपने बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। बोलो सीमन। सीमन अर्थात वीर्य। वीर्य का अधिकांश भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। वीर्य का अधिकांश भाग कौन बनाता है? बोलो शुक्राशय। ठीक है ना। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, शुक्राणुओं को तैरने के लिए एक माध्यम प्रदान करना, शुक्राणुओं को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए
वहां पर भोजन जल आदि की सारी व्यवस्था देना, यह काम किसका होता है? सेमिनल वेसिकल का होता है। सेमिनल वेसिकल यानी कि सीमन अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं को एक माध्यम प्रदान करना, एक लिक्विड देना, उनको पोषण देना और वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करना। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? जवाब दिया करो, ठीक है ना? ये टॉपिक वो टॉपिक है जो हमें 10वीं क्लास में किसी ने पढ़ाया भी नहीं था, समझ रहे हो ना? हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था, यस और नो? क्वेश्चन मार्क था हमारे सामने, अगर फीमेल स्टाफ थी तो उसने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, आकर्षण पैदा कर दिया हमारे अंदर। हमें ऐसे मतलब महसूस करवाया गया कि इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है किसी। आपने महसूस किया होगा ये अपने अपने समय में 10वीं क्लास में, क्योंकि आप बाद में कोई आर्ट ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है, लेकिन 10th क्लास में अगर हमारे फीमेल स्टाफ थे तो उन्होंने बोला अपने आप पढ़ देना, और अगर मेल स्टाफ था तो उसने भी यही कोशिश की होगी कि अपने आप पढ़ देना, पढ़ाने की कोशिश नहीं की। और जब आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा यार ये तो एकदम, बताओ इस पूरी प्रकृति का, इस पूरी सृष्टि का अस्तित्व इन चीजों से नहीं है? बोलो, आप अगर पैदा हुए इस दुनिया में तो किस वजह से हुए? रिप्रोडक्शन की वजह से। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क क्यों लगाएं? ये तो सबसे पहले होने वाली बात है, सही है कि नहीं? सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका अट्रैक्शन जो है वो लगातार ऐसे बना रहना चाहिए, ठीक है ना? गड़बड़ नहीं करनी है भाई। अब देखें, अब हमारे सामने ये तो देखो, ये तो क्या हो गया? शुक्राशय हो गया। उसके बाद देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट, डक्ट का मतलब होता है नलिका, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना, समझ रहे हो ना? अर्थात स्खलन। तो मैं स्खलन शब्द का यूज करूंगा, स्खलन, स्खलन वाहिनी या स्खलन नलिका। डक्ट का मतलब नलिका होता है, स्खलन का मतलब होता है मतलब कोई ऐसी पाइप के समान संरचना जहां से जो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो सीमन बनाए, वीर्य बनाए, उसको वहां पर छोड़ दिया जाए और वहां से वो एकदम ढलान के ढलते हुए वो कहां पर आ जाए? आपके किस भाग में आ जाए? ये आगे वाली जो नलिका रूपी संरचना है इस भाग में आ जाए। देखो ये गहरे रंग की एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी ना, ये इसमें आ जाए। इसमें आती बॉडी से बाहर निकलने का उसको एक माध्यम या एक मार्ग मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपने नोटिस किया होगा इस जगह पर देखो, ऊपर से तो कौन है? यूरिन आ रहा है। यहां से अगर आप गौर करेंगे इस भाग में तो आप देख पा रहे होंगे यहां तो है यूरिन अर्थात मूत्र, इधर से तो मूत्र आएगा, लेकिन इधर शुक्राशय से कौन आ रही है? स्खलन वाहिनी, जो किसको लेके आ रही है? सीमन को। किसको बोलो? सीमन यानी कि वीर्य को। लेकिन उस वीर्य को और मतलब माध्यम प्रदान करना, और लिक्विड देना, सही है ना, और थोड़ा गाढ़ा बना देना, यह काम किसका है? प्रोस्टेट ग्रंथि का। बोलो किसका? बोलो फिर से। अब वैसे तो सीमन का अधिकांश भाग तो यही बन गया आपके शुक्राशय में, लेकिन वीर्य, वीर्य सीमन को बोलते हैं बेटा, लेकिन सीमन का 15 से 30% भाग जो है ना वो कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि कहां है? देखो आपकी जो मूत्र वाहिनी है उसके दोनों तरफ है, यस और नो? ये जो पूरा पार्ट है ना, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को अपने किस नाम से जान रहे हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। एक बार बोले, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज भी बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज इतना अधिक हो जाता है कि यह मूत्र मार्ग में बाधा उत्पन्न करने लग जाता है। बाधा माने रुकावट पैदा करने लग जाता है। फिर यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने में हमें तकलीफ महसूस होती है। एक छोटा बच्चा, लड़के की बात चल रही है ना, नर की बात चल रही है, छोटा बच्चा देखा होगा यूरिन जब बॉडी से बाहर निकालता है तो दूर जाकर गिरता है यूरिन। अपने घरों में सब बच्चे नंगे घूमते हैं, सबने नोटिस किया होगा यूरिन करते वक्त, सही है ना, दूर यूरिन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोस्टेट जो है अभी बड़े साइज में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति 45-50 साल की उम्र में आ जाए, 50 से प्लस हो जाए, 55-60 साल का हो जाए और उसको यूरिन करने की जरूरत पड़े तो यूरिन दूर गिरता है या नजदीकी गिर जाता है? नजदीक गिर जाता है। उसको यूरिन करने में काफी दिक्कत महसूस होती है। वह यूरिन को अपने बॉडी से थोड़ा दूर गिराने में सक्षम नहीं है। और हम उन स्कूलों में पढ़े हैं कि हम लोग दीवारों पर यूरिन करके आया करते थे। हाँ या ना बताओ? अरे यस और नो? सब्जेक्ट से जुड़ी बात है इसलिए मैं कर रहा हूं, वरना मुझे आपको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ऐसे काम किए हैं, दीवारों पर यूरिन करना। और बगल वाले को कहते थे मैं ऊपर यूरिन कर सकता हूं, तेरे से भी ऊपर कर सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति वैसा काम कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो रखी है? उसकी बड़ी हो रखी है, इसलिए उसके यूरिन के उत्सर्जन में बाधा और रुकावट महसूस होने लग जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? यह प्रश्न भी बन सकता है कि एक वृद्ध व्यक्ति
है ना, यूरिन जो है सही तरीके से उत्सर्जित नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर किस ग्रंथि के साइज में वृद्धि का गुण देखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है ना, इसका साइज बढ़ता है और यह मूत्र में बाधा उत्पन्न करने लग जाती है। फिर देखो, अब प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे कुछ वर्ड्स नहीं लिखे हुए, उसके आगे ये पेनिस से लिखा हुआ है यानी कि सिसन, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, ठीक है ना, और यहां से ये पूरा का पूरा मूत्र मार्ग बना हुआ है। देखो पीछे एक तरफ यूरिन लेके आ रहा है, दूसरी तरफ से शुक्राणु लेके आ रहा है, तो यूरेथ्रा वास्तव में क्या है, एक तो सीमन, सॉरी पूरा दोबारा लिखते हैं, एक तो सीमन और दूसरा यूरिन, दोनों का कॉमन पाथवे है। कॉमन है या अलग अलग है बताओ, कॉमन है ना, उसी से यूरिन निकलेगा, उसी से सीमन निकलेगा, तो यह एक कॉमन पाथ है। पाथ मतलब होता है मार्ग, कॉमन रास्ता है ये। क्लियर है? अब बताओ किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, बातें समझ में आ गई? डायग्राम से मुझे लगता है काफी एकदम है ना, एकदम पता चल जाता है कि यार ये ऐसे करके कोई चीज होती होगी। ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, तो इन सब के बारे में अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर मोटा मोटा वर्डिंग क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले मैं छोटी सी एक चर्चा दोबारा कर लेता हूं। ये आपका वृषण जो एक थैलेनुमा संरचना में बॉडी से बाहर लटका हुआ है, उसको बोलते हैं वृषण कोष यानी कि स्क्रोटम। बॉडी से बाहर होने के पीछे का कारण है शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक तापमान जो है वो कम होता है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए बॉडी से बाहर रहता है। फिर यहां से बहुत सूक्ष्म नलिकाएं आपस में मतलब जुड़कर एक वृषण का जालक बनाती है, वृषण जालक बोलते हैं उसको। और वृषण जालक के ऊपर एक कुंडलित संरचना, कुंडलित मतलब घूमी हुई संरचना, मुड़ी हुई संरचना होती है, मोटी होती है। उस मोटी मुड़ी हुई संरचना को अपने क्या कहते हैं, ये देखो एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण। अधिवृषण से क्या निकलती है, आप देखिए शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस, इधर वास एफरेंसिया होता है, इधर वास डिफरेंस है। एफरेंस एंड डिफरेंस दोनों में डिफरेंस है, दोनों वर्ड्स में भी अंतर है। ठीक है ना, तो ये वास डिफरेंस है, और वास डिफरेंस आगे चलकर क्या, देखो मूत्र मार्ग से ऊपर होता हुआ, सॉरी अपने मूत्राशय से ऊपर होता हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर होता हुआ कहां तक आ जाता है, शुक्राशय तक। शुक्राशय शुक्राणुओं को रहने की जगह देता है, प्लस उनको लिक्विड देता है, उस आपके सीमन अर्थात वीर्य का अधिकांश भाग निर्मित कर देता है। ठीक है ना, और इसी से आगे चलकर अगर हम देखें तो इजैक्युलेटरी डक्ट बनती है अर्थात स्खलन नलिका। अच्छा देखो, एक स्खलन नलिका इधर है, एक दूसरी तरफ भी तो है ना, क्योंकि वृषण एक तो इधर है, एक दूसरी साइड में भी है कि नहीं है बताइए, है ना, दोनों साइड में। तो इसका मतलब इजैक्युलेटरी डक्ट जो है स्खलन नलिका है वो भी दो है। ठीक है ना, और वो दोनों ऐसे आती हुई कहां पर आ जाती है, आपके यूरेथ्रा में आ जाती है, मूत्र मार्ग में आ जाती है। मूत्र मार्ग के दोनों तरफ बड़े आकार की ग्रंथियां होती है, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां। और यहीं पर होती है काउपर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बोलो, काउपर। इसी जगह पर काउपर ग्रंथियां भी देखने को मिलती है, जिनका करते हैं मटर के दाने के समान होती है। किसके समान है, मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान केवल पीयूष ग्रंथि नहीं है, और भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे की प्रोसेस संपन्न हो जाती है। क्या आगे बढ़ा जाए? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो लिखे हम वृषण। वैसे तो समझा दिया है, बस वही बातें लिखनी है। एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण शरीर से बाहर, शरीर से बाहर वृषण कोष में लटके रहते हैं। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की कम आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता के कारण, कम आवश्यकता के कारण बॉडी से बाहर लटके रहते हैं। ठीक है ना, ये वर्ड आप याद रखेंगे। और वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं का काम क्या, देखो शुक्र जनन नलिका नाम से पता चल रहा है क्या काम करेंगी, शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण इनका काम है, शुक्राणु निर्माण करना, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं और ये शुक्राणु निर्माण अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस वर्क करते हैं, स्पर्म्स अर्थात शुक्राणु का निर्माण करती है।
अनगिनत असंख्य मिलियंस में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखें। इसी के साथ इसमें एक कोशिका और होती है जिसका नाम होता है अंतराली कोशिका, और इसी अंतराली कोशिका को अपने बोलते हैं लैडिंग कोशिका। और इसी लैडिंग कोशिका का काम क्या है? लैडिंग कोशिका क्या काम करती है? लैडिंग कोशिका का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव करने का काम भी किसका होता है? इसी लैडिंग कोशिका का होता है, ठीक है ना। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रावण का कार्य करती है। ये भी वर्ड आप इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करें, अंतराली कोशिका, ठीक है ना। अब देखो यहां पर शुक्रजनन नलिकाओं से सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं। शुक्रजनन नलिका, ये सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करते जिसे वास एफ्रेंशिया कहते हैं। इनका एक जाल बनता है, इन जाल से कुंडलित संरचना बनती है, कुंडलित नलिका बनती है, और इसी कुंडलित नलिका को अपने किस नाम से जानते हैं? एपिडिडाइमस यानी कि अधिवृषण। अधिवृषण का काम क्या है? बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। शुक्राणुओं का क्या करना बोलो? परिपक्वन करना। शुक्राणुओं को क्या करता है? ये परिपक्वन कर देता है, ठीक है ना। ये वर्ड आप याद रखेंगे। अधिवृषण शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य करता है। कुंडलित नलिका है, वृषण से ऊपर स्थित रहती है, और ये शुक्राणुओं का परिपक्वन करने का कार्य करती है। और मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कंपटीशन के लिहाज से, ठीक है। इसी तरीके से याद रखें। ओके भाई।